इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ 11 रूल्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एरर डिटेक्शन के पार्ट में स्मार्ट होना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ब से रिलेटेड कुछ 11 इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको पता ही होने चाहिए, जिससे आपका जो एरर डिटेक्शन या स्पॉटिंग एरर्स का जो पार्ट होता है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप देखना चाहते हैं अगर लाइन से, उसमें एक्सरसाइजेज भी हैं और इस तरह के आपके थियोरेटिकल वीडियोस भी हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कॉर्नर में लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वर्ब से रिलेटेड ही देखेंगे क्या कुछ आपके रूल्स हैं। कुछ रूल्स जैसे आपके प्रोनाउन वगैरह में जो कंप्लीट हो चुके हैं या जिनको इंक्लूड कर लिया है, अगर वो वर्ब से रिलेटेड थे तो उनको हम यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे हैं, रिपीटिशन ताकि ना हो। चलिए देखते हैं पहला नियम आपका क्या कहता है। 2 ऑक्सिलरीज कैन बी यूज्ड विथ 1 प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ ऑफ द ऑक्सिलरीज। कह रहे हैं कि 2 ऑक्सिलरीज के साथ आपका एक प्रिंसिपल वर्ब यूज़ किया जा सकता है, लेकिन तभी जब दोनों के दोनों आपके ऑक्सिलरीज जो हैं वो आपका, या जो आपका प्रिंसिपल वर्ब है वो दोनों ऑक्सिलरीज में सेम तरीके से यूज होता है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ऑक्सिलरीज। आप समझ सकते होंगे ऑक्सिलरीज में आपके क्या आते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारे आपके ऑक्सिलरीज आते हैं, जिनको हम वर्ब टू बी भी कहते हैं। ठीक है, वर्ब टू बी को ऑक्सिलरीज कहते हैं। और प्रिंसिपल वर्ब का मतलब क्या हुआ, मुख्य क्रिया जो भी आपकी शब्द में आ रही है उस क्रिया को प्रिंसिपल वर्ब कह रहे हैं। एग्जाम्पल में देखिए तो समझ में आएगा क्या है। द MD हैज़ नेवर एंड नेवर विल टेक सच पार्शियल डिसीजन। तो यहाँ पे देखिए, अगर ऑक्सिलरीज की बात करें तो यहाँ पे आपका हैज़ ऑक्सिलरी है और यहाँ पे विल आपका ऑक्सिलरी है, और टेक आपका क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो देखिए मुख्य क्रिया केवल एक बार आई है, लेकिन ऑक्सिलरीज आपकी 2 बार आई हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं तब जब आपका जो यहाँ पे फॉर्म है ऑक्सिलरी का वो सेम हो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका फ्यूचर में चला गया सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो हैज़ के बाद यहाँ पे जो मुख्य क्रिया है उसकी टेक फॉर्म नहीं आएगी, बल्कि क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आती है उसकी। तो हम दोनों के साथ केवल एक प्रिंसिपल वर्ब का अगर यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ये प्रयोग क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल्कि इसको किस तरीके से लिखना चाहिए, द MD नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच पार्शियल डिसीजन, तो आपका सही होता। अगर दोनों जगह पे आपका हैज़ होता या आपका ये हैज़ होता, यहाँ पे हैड होता, तब यहाँ पे अगर टेकन लिखा होता तो हम मान लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी वर्ब की फॉर्म्स हैं वो क्या है, ऑक्सिलरीज की जो फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आपके डिफरेंट फॉर्म है तो उनके साथ उनकी अप्रोप्रिएट जो हमारी प्रिंसिपल वर्ब आएगी उसकी जो भी फॉर्म आती है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए नियम है। नेक्स्ट बात करें, अगर क्या लिखा हुआ है, सेकेंड रूल आपका क्या कहता है, इफ देयर आर 2 सब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस विथ डिफरेंट नंबर्स देन बोथ सब्जेक्ट्स शुड हैव देयर सेपरेट ऑक्सिलरीज। कह रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पे सेंटेंस है कोई, उसमें 2 आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 2 सब्जेक्ट्स हैं और कैसे हैं, डिफरेंट नंबर्स में है। डिफरेंट नंबर्स का मतलब क्या है कि कोई आपका सिंगुलर में होगा तो कोई आपका प्लूरल में होगा। तो उन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आपको उनके अनुसार ही ऑक्सिलरीज का प्रयोग करना चाहिए। ऑक्सिलरीज फिर से बता दूं, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं उसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग होना चाहिए। जैसे वाक्य में प्रयोग देखिए क्या है, इन द एक्सीडेंट 3 इंजर्ड एंड 1 वर किल्ड। कह रहे हैं कि एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए और 1 की मौत हो गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आपके वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या क्या हैं, तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके डिफरेंट यहाँ पे नंबर में। जैसे यहाँ पे 3 बात की जा रही है मतलब प्लूरल होगा, 1 की बात की जा रही है तो ये आपका सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लूरल है और एक क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे हमने वर का यूज़ किया है जो कि प्लूरल के लिए यूज होता है। वॉज का प्रयोग होता है सिंगुलर के साथ, वर का प्रयोग होता है प्लूरल के साथ, लेकिन हमने 3 और 1 दोनों को मिला करके एक ही प्रयोग किया, जो कि यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। बल्कि दोनों के साथ हमको अलग अलग ऑक्सिलरी का प्रयोग करना होगा। तो इसमें का सही रूप क्या होगा, इन द एक्सीडेंट 3 वर इंजर्ड एंड 1 वॉज किल्ड। ये आपका सही या शुद्ध स्वरूप होगा सेंटेंस को लिखने का। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका थर्ड रूल है,
थर्ड रूल आपका क्या कहता है कि फॉर टू सब्जेक्ट्स वन वर्ब शुड बी यूज्ड ओनली इफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स, अदरवाइज सेपरेट वर्ब्स शुड बी यूज्ड फॉर ईच सब्जेक्ट। वही बात है, फिर से कह रहे हैं कि अगर आपका कोई सेंटेंस है उसमें दो सब्जेक्ट्स हैं तो आपको एक वर्ब यूज़ कर सकते हैं, मतलब इतना आपको छूट दी गई कि आप एक वर्ब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तभी जब वो आपके दोनों सब्जेक्ट भी सेम फॉर्म में हों या आपका जो वर्ब है दोनों के लिए, वो जो आपके सब्जेक्ट यूज हैं वो दोनों के लिए सेम ही हो, तभी आप कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि दोनों के लिए आपको अलग अलग यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे क्या है, आई एम गोइंग टू स्कूल एंड माई सिस्टर होम, तो यहाँ पे एक तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ लेकिन मेरी सिस्टर घर जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ऑक्सिलरी केवल एम का प्रयोग हुआ है दोनों के लिए, आई एम गोइंग टू स्कूल एंड माई सिस्टर होम, तो बताने की कोशिश यही की जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, माई सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आई के साथ आपका क्या लगता है, एम लगता है, लेकिन माई सिस्टर के साथ आपका एम नहीं लगता है। केवल आई ही एक ऐसा आपका सब्जेक्ट का फॉर्म होता है, आपका फर्स्ट पर्सन है जिसके साथ एम का प्रयोग होता है। तो ये तो आपके लिए सही है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फॉर्म आपकी गलत हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, माई सिस्टर, और यहाँ पे इज़ भी लगाना होगा, इज़ गोइंग टू होम, ये आपका पूरा सेंटेंस शुद्ध स्वरूप में होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे अगर आई की जगह पे क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता क्या, राम इज गोइंग टू स्कूल एंड हिज सिस्टर होम, तो आपका सही होता। क्यों, आपका इज राम के साथ भी लगता और माई सिस्टर के साथ भी आपका क्या लगता, इज ही लगता। तो इज का प्रयोग दो बार ना करके एक बार करेंगे और वो आपका सही स्वरूप आपका दर्शाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे आई की बात की जा रही है, तो आई के साथ आपका एम लगता है, जबकि माई सिस्टर के साथ आपका इज लगेगा। तो यहाँ पे आपका जो वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट के अनुसार सही रूप में नहीं है, इसलिए दोनों की जगह अलग अलग यूज करना होगा। फोर्थ की बात करें, फोर्थ सेंटेंस आपका या फोर्थ रूल क्या है कि व्हेन देयर आर टू प्रिंसिपल वर्ब्स ऑक्सिलरी शुड बी एसोसिएटेड करेक्टली विथ बोथ। कह रहे हैं कि अगर आपके दो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं, अभी देखिए सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे क्रिया की बात करें कि अगर दो आपके प्रिंसिपल वर्ब्स हैं तो ऑक्सिलरी शुड बी एसोसिएटेड करेक्टली विद बोथ, दोनों के साथ आपको सही रूप से ऑक्सिलरी का प्रयोग करना होगा या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा। जैसे क्या लिखा हुआ है, 200 एस्पिरेंट्स हैव क्लियर्ड द मेंस, ओनली वन फेल्ड, कि मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 200 एस्पिरेंट किसी एग्जाम में थे जिन्होंने मेंस के लिए क्लियर किया लेकिन एक फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो पहले सेंटेंस में आपका जो वर्ब है क्या है, क्लियर्ड है, ठीक है। क्लियर्ड किसके लिए आपका यूज हुआ है, 200 लोगों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे आपका सेकंड आपका और एक वर्ब है जो क्या है, फेल्ड है, दोनों के लिए आपका वर्ब अलग अलग है। और ये फेल किसके लिए यूज हुआ है, ओनली वन के लिए। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सिलरी का प्रयोग देखें तो क्या है, आपका हैव प्रयोग हुआ है दोनों के बीच में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है, एक से अधिक के लिए होता है। तो 200 एस्पिरेंट्स हैव क्लियर्ड द मेंस, ये तो आपका सही है। ओनली वन, और यहाँ पे वन के साथ आपका हैज़ भी आएगा, ओनली वन हैज़ फेल्ड, तब आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। चलिए फिफ्थ देखते हैं क्या है, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज। कह रहे हैं कि मेन क्लॉज जो है आपका वो अगर पास्ट टेंस में है तो उसके बाद जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा वो भी आपका पास्ट टेंस में ही होगा। तो ये आपके रूल हैं। तो इस रूल को देखते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या दिया है, ही वॉन द मैच, ही वॉन द मैच, ये आपका मेन क्लॉज है तो ये आपका पास्ट में है, वॉन द मैच सेकंड फॉर्म लगी हुई है। बिकॉज ही प्रैक्टिसेस वेल, अब ये देखिए क्या आ गया, प्रेजेंट की बात हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसने प्रैक्टिस अच्छी की थी या तैयारी उसकी अच्छी थी। तो कह रहे हैं कि अगर पहला मेन क्लॉज आपका पास्ट में है तो दूसरा वाला होगा वो भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पास्ट में और दूसरा प्रेजेंट में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सही शब्द या सही इस्तेमाल, ही वॉन द मैच बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड वेल, तो आपका क्या होगा, ये सही होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसके साथ एक रूल आपका और जुड़ा हुआ है जो ये कहता है कि आपका अगर कोई भी मेन क्लॉज है जो आपका पास्ट में है और आपका उसके बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है वो आपका प्रेजेंट में होता है, तो केवल एक ही कंडीशन ऐसी होगी जहां पे ऐसा सही हो जाएगा। क्या कि मेन क्लॉज आपका पास्ट में होगा लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका प्रेजेंट में होगा। वो कंडीशन कौन सी होगी, जब कोई बात यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मतलब आपकी जो सार्वभौमिक
तौर पे जो सत्य हो बात वो अगर कही जा रही है तो वो हमेशा आपकी प्रेजेंट में ही रहती है, वो पास्ट में नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जांपल उसी से रिलेटेड क्या है, टीचर सेड दैट पास्ट में दैट ग्रेविटी वॉज पुलिंग एवरीथिंग टू अर्थ सरफेस, बता रहे हैं कि जो ग्रेविटी है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, धरती के सरफेस की तरफ खींचती है। तो यहाँ पे वॉज का प्रयोग किया गया है। अगर इस रूल को देखा जाए ये आपका पास्ट में है तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, पास्ट में होगा। लेकिन ये हमको पता है कि ये आपका जो ग्रेविटी से रिलेटेड तथ्य है ये क्या है, सार्वभौमिक तरीके से सत्य है, ठीक है। इसको कोई नकारा नहीं जा सकता है, इसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया जा सकता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसके लिए हमेशा हमको प्रेजेंट टेंस की ही ज़रूरत होती है, कभी भी यहाँ पे वॉज या आपके किसी भी पास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो सेकंड जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका प्रेजेंट में ही होगा, जैसा नीचे लिखा हुआ है टीचर सेड दैट ग्रेविटी इज पुलिंग एवरीथिंग टू अर्थ सरफेस, ये आपका करेक्ट होगा। वॉज की जगह पे इज का प्रयोग करेंगे तो आपका सही होगा। मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम छठे रूल पे चलते हैं। छठा रूल हमारा क्या कहता है, द ऑक्सिलरी वर्ब शुड, देखिए इंपॉर्टेंट है, बी यूज्ड व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज कम्स आफ्टर लेस्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द वर्ब टेंस इन द मेन क्लॉज। कह रहे हैं कि अगर आपका ऑक्सिलरी वर्ब या अगर हम कहें कि मेन क्लॉज में अगर लेस्ट का प्रयोग हुआ है तो आप हमेशा उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, और इससे मतलब नहीं होगा कि आपका वर्ब किस टेंस में है। मतलब अगर कहीं पर भी आप देखेंगे लेस्ट लिखा हुआ तो उसके बाद का जो आपका क्लॉज होगा उसमें आप शुड का प्रयोग ही करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपका प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, कैसे है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बताने की कोशिश की, वॉक फास्ट लेस्ट यू शैल मिस द ट्रेन, की मतलब जल्दी चलो, नहीं तो लेस्ट का मतलब क्या हो, ऐसा ना हो कि, लेस्ट का मतलब ये होता है हिंदी में अगर देखें तो कहते हैं जैसे कि ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर दें, ठीक है, या ऐसा ना हो कि आप ट्रेन मिस कर देंगे। तो यहाँ पे अगर ऐसे बात होगी लेस्ट की तो यहाँ पे शैल की जगह पे क्या प्रयोग होगा, शुड का प्रयोग होगा। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो आपका सही होगा। इसको आप गांठ बांध के रख लीजिए, लेस्ट के बाद आपका हमेशा शुड का प्रयोग ही होगा। तो ऐसे आपको सेंटेंस भी दिए रहेंगे, लेस्ट लिखा होगा उसके बाद आप अगर ध्यान आपको नहीं है इस नियम का तो वहाँ पे लेस्ट के बाद यू शैल भी दिए रहेंगे, तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कॉमन जो आप समझ पाएँ। ये आप अगर आपको पता ही ये नियम तभी आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, वरना इसको करेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा कि लेस्ट के बाद आप शुड का प्रयोग करेंगे तो आपका वर्ड क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। चलिए सेवेंथ रूल की यहाँ पे हम बात करते हैं, क्या है, इफ नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट इट टर्न्स इनटू मोडाइल ऑक्सिलरी, इन दैट सिचुएशन इट टेक बेयर इन्फिनिटिव एंड प्लूरल फॉर्म कैन नॉट बी यूज्ड। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर भी आपका नीड या डेयर आया है और उसके बाद नीड या डेयर के दोनों के बाद अगर नॉट आ जाता है तो वो एक तरीके से बेयर इन्फिनिटिव का काम करता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है, एक तरीके की वर्ब जिसके बाद आपका टू नहीं आता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, जिसके बाद आपका टू आए, ठीक है। लेकिन बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या, कि जिसके बाद आपका टू नहीं आता है तो उसे बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो ऐसे केस में अगर नीड या डेयर के बाद में आपका नॉट आता है तो हम वहाँ पे उसके प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब वहाँ पे हम एस या एस नहीं लगा सकते हैं, या जो भी आपका बहुवचन संज्ञा आपकी बनती है वो प्रयोग नहीं की जाएगी नीड और डेयर की, और वो आपका कैसा काम करेगा, मॉडल ऑक्सिलरी की तरह काम करने लगेगा। जैसे देखिए क्या है, दिस नीड्स नॉट बी डन, तो यहाँ पे देख रहे हैं नीड है और नीड के बाद आपका क्या है, नॉट आया हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो एक तो पहली बात यहाँ से एस आपका कट जाता है और आपका सेंटेंस क्या होगा, दिस नीड नॉट बी डन, ये आपका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस होगा। मतलब प्लूरल की जरूरत यहाँ पे नहीं करनी होगी अगर नीड या डेयर के बाद आपका नॉट आता है, ठीक है। डेयर भी आए चाहे नीड आए, दोनों के बाद अगर नॉट आता है तो प्लूरल फॉर्म यूज नहीं होगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें एट्थ रूल की, हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि विथ द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड एंड नॉट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं पास्ट टाइम या भूतकाल के किसी एडवर्ब के बारे में बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हमको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना चाहिए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है,
आई हैव डन दिस वर्क यस्टरडे, कि मैंने कल ही ये काम खत्म कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे आपका सेंटेंस बन रहा है। तो ये आपका काम पास्ट का है, मतलब कल आपने काम खत्म कर लिया है, खत्म हो चुका है पूरा काम। तो ऐसे एक सेंटेंस में कह रहे हैं जहाँ पे आपका पास्ट टाइम के एडवर्ब की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम कभी भी प्रेजेंट इन परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हैव डन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसको कन्वर्ट किस में करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में, कि आई डिड दिस वर्क यस्टरडे, कि मैंने ये काम कल ही कर लिया था, ठीक है। ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। टेंस से रिलेटेड एक दो रूल और हैं, उसको भी हम देखते हैं। नवा रूल क्या कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरी आर नॉट यूज टुगेदर बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय अ कंजंक्शन, कि आपकी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे आपका कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी आपके मॉडल ऑक्सिलरी हैं, शुड, मस्ट, ये सब। तो कह रहे हैं कि कभी भी हम दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं, और करेंगे अगर तो उनको हम एंड कंजंक्शन के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो आपका सही होगा। जैसे आपका सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, ही शुड मस्ट डू इट, तो ही शुड मस्ट ये दोनों आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, तो ये आपकी ऐसे लगातार नहीं आ सकती हैं। अगर इसको कुछ ऐसे लिखे ही शुड एंड मस्ट डू इट, तो आपका क्या होगा, सही होगा। मतलब शुड और मस्ट ये आपके एंड के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो आपका क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। एंड अगर नहीं लगा हुआ है फिर आपका सेंटेंस क्या है, गलत है। पढ़ के चाहे सही लगे चाहे नहीं, लेकिन वो होगा गलत। 10वें नियम की बात करें अगर, तो 10वां नियम क्या कहता है, एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट कम बिटवीन टू एंड द इन्फिनिटिव पार्ट ऑफ द वर्ब। देखिए कह रहे हैं अगर आप सेंटेंस में कहीं पर भी आपका कोई एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेज आता है, तो वो आप एडवर्ब है वो इन्फिनिटिव जो आपका वर्ब का पार्ट होगा, और टू, जैसे यहाँ पे टू है और ये आपका इन्फिनिटिव वर्ब का पार्ट जो है जैसे रिप्लाई टू, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इनके बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये बात आप समझ के रखिएगा कि कभी भी ये आपका रिप्लाई और इस टू के बीच में, जैसे इमीडिएटली लिखा हुआ है, तो ये आपका नहीं आ सकता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, आई होप्ड टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो टू आया हुआ है और ये टू रिप्लाई, मतलब आपका अगर देखा जाए इन्फिनिटिव पार्ट ऑफ द वर्ब क्या है कि आपका टू रिप्लाई, ये आपका पूरा बनेगा सही से, ठीक है। तो टू और रिप्लाई के बीच में अगर हम किसी एडवर्ब को डालेंगे तो वो तरीका क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, आई होप्ड टू रिप्लाई, हाँ रिप्लाई के बाद आप इमीडिएटली टू योर लेटर, ये आपका सही होगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप यहाँ पे कैसे इसको सही तरीके से इस्तेमाल इसको करना है। 11वां नियम और देख लेते हैं, आखिरी है हमारा नियम। क्या कहता है, 11वां नियम है क्या कि for the action that began in past and still continuing, present perfect continuous tense should be used। कह रहे हैं कि कोई भी अगर एक्शन है जो आपका पास्ट में आपकी जिसकी शुरुआत हुई है और अभी तक वो चल रहा है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा, हाउ लॉन्ग आर यू ईटिंग दिस एप्पल, कि आप इस एप्पल को कितने समय से खा रहे हैं। तो मतलब कि आपने जो क्रिया है वो बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए है, थोड़ी देर बाद भी कोई आपको देखता है और देख रहे हैं कि आप एप्पल अभी खा ही रहे हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो एक्शन है या जो क्रिया है वो पास्ट में शुरू है और अभी तक वो ख़त्म नहीं हुई हो, अभी तक जारी ही है। तो ऐसे में हम क्या यहाँ पे जैसे क्या आर यू ईटिंग, ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस बना हुआ है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेंस को ना बना करके हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, तो आपका ये सही होगा। क्योंकि जितने समय तक क्रिया जारी होगी कुछ ना कुछ एप्पल तो खाया जा चुका होगा, कुछ ना कुछ अभी बाकी होगा जो अभी खाया जा रहा होगा। तो कुछ क्रिया पहले ख़त्म हो चुकी होगी, मतलब थोड़ा काम हो गया होगा, और थोड़ा काम जो बाकी अभी हो रहा होगा। तो दोनों को यहाँ पे यूज़ करना होगा, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को होगा, तभी आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे क्या होगा इसका सही तरीका, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ईटिंग दिस एप्पल, ये आपका क्या होगा, एकदम सही तरीका होगा इसको लिखने का। देखिए पढ़ने में सेंटेंस हमको एकदम सही लगता है, हाउ लॉन्ग आर यू ईटिंग दिस एप्पल, लेकिन अगर देखा जाए ग्रामेटिकल तौर पे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गलती आपको देखने को मिलती है कि अगर आपका कोई काम हो रहा है जो पहले से ही शुरू है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही हम यूज़ करेंगे। मेरे ख्याल से 11 जो आपका नियम है ये भी आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा आपके कुछ और नियम भी हैं वर्ब से रिलेटेड, जो आपके कुछ और चैप्टर्स जब मैं बनाऊंगा, जैसे प्रोनाउन वाला बनाया था तो उसमें आपका एक रूल कंक्लूड कर दिया था, उसी में डाल दिया था मैंने।
तो अभी आप देख सकते हैं। इसी तरह के कुछ और नियम्स हैं जो आपके किसी और पार्ट से रिलेटेड हैं, तो उनको मैं उन्हीं में कंक्लूड करता रहूँगा, साथ साथ में लेता रहूँगा उनको, तो आप उसकी चिंता नहीं करिएगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही। आपके 11 नियम थे जिनको आप अगर पढ़ते हैं और अगर जितने मैंने पुराने वीडियोस बनाए उन सबको अगर देखते हैं, इन सबको आगे आप मिलाते रहते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन में ऐड करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से एरर डिटेक्शन स्पॉटिंग एरर का जो आपका एक कठिन जो कह दूं समस्या है वो आपकी थोड़ी ना बहुत सॉल्व हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, क्योंकि इंग्लिश बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो आप भी हेल्प करिए उन तक वीडियो पहुँचा के, कि उनको भी अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाए तो उनके लिए अच्छा होगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन औरों से और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।